नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। ये क्लास 8 की एनसीईआरटी चल रही है। इसके 2 चैप्टर हो चुके हैं। थर्ड है खनिज और शक्ति संसाधन, यानी कि मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। तो इससे पहले हमने संसाधन पढ़ लिए हैं और जल मृदा, ये सेकंड चैप्टर था, वो सारे संसाधन भी पढ़ लिए हैं। अब कौन से संसाधन आ जाते हैं? खनिज और शक्ति संसाधन। तो जैसा कि हर चैप्टर हमारा कहानी से स्टार्ट होता है, ये भी बच्चों की बातचीत यानी कहानी की तरह ही स्टार्ट हो रहा है। और पिक्चर जो कि एनसीईआरटी बुक में रहती हैं कि किरी सुकान से मिलने धनवाद के निकट उसके पैतृक स्थान पर जा रही थी। तो धनवाद आप लोगों को पता होगा, धनवाद क्या है, कहाँ पर है? ये झारखंड की ये सेकेंड पॉपुलेटेड सिटी कह सकते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट पॉपुलेटेड सिटी जो है ये झारखंड की है। ठीक है, झारखंड में है ये धनबाद। ठीक है, तो किरी क्या कर रही है? सुकान से मिलने के लिए धनबाद के निकट उसका एक पैतृक स्थान है, उस गांव कह सकते हैं, वहां पे जा रही है। तो किरी विशाल काले क्षेत्र को देखकर आश्चर्यचकित थी। सुकान, यह स्थान इतना काला और धूल भरा क्यों है? उसने पूछा। तो यह कोयले खदान के निकट होने के कारण है। तो क्या आप वहां ट्रकों को देख रही हो? ये सभी खनिज कोयले को ले जा रहे हैं। सुकांत ने उत्तर दिया। खनिज क्या है? फिर किरी पूछती है। तो सुकांत कहता है कि आपने कभी नानवाई को बिस्किट बनाते हुए नहीं देखा? उसमें आटा, दूध, चीनी और कभी कभी अंडे को भी मिलाया जाता है। तो जब आप पके हुए बिस्किट खाते हैं तो क्या आप इनके अवयवों को पृथक रूप में देख सकते हैं? यानी कि अलग अलग तो नहीं देख सकते ना, आप तो बस बिस्किट खा रहे होते हैं। तो जिस प्रकार से बिस्किट में मिली हुई कई वस्तुओं को आप नहीं देख सकते, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं जो खनिज कहलाते हैं, यानी कि मिनरल्स। ये खनिज पृथ्वी की चट्टान परपटी पर सभी जगह फैले हुए हैं। तो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो, वह क्या है? खनिज है। तो खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है, वे किसी विशेष क्षेत्र में या शैल समूह में संकेंद्रित हैं। कुछ खनिज तो ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं है, जैसे आर्कटिक महासागर, संस्तर और अंटार्कटिका, यहाँ तक जो आसानी से पाना संभव नहीं है। खनिज विभिन्न प्रकार की भूवैज्ञानिक परिवेशों में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा निर्मित होते हैं। वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों तथा यथा विलेयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं कि ये कौन सा खनिज है। ठीक है, तो क्या आप जानते हैं कि आपके भोजन में नमक और आपकी पेंसिल में ग्रेफाइट भी क्या है? एक खनिज है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में भी बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, इसीलिए कहते हैं आयरन भी खाना है, कैल्शियम भी खाना है, नमक में आयोडीन होती है। तो ये सारी चीजें क्या है? ये खनिज ही है। और सोना भी है, वो भी हमारी बॉडी में कुछ मात्रा में पाया जाता है। सोना, चांदी, मतलब कह सकते हैं कि सब कुछ जो भी है थोड़ा थोड़ा हमारी बॉडी में भी होता है। और हम लेते भी हैं बाहर से ताकि उसका बैलेंस बना रहे। अब क्या आप जानते हैं कि शैल खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले या एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूहन है। यानी कि जो शैल है वो खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूहन है। शैल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है अयस्क कहे जाते हैं। ठीक है, यानी कि ओड्स। यद्यपि 2800 से अधिक खनिजों की पहचान की गई है, जिनमें से केवल लगभग 100 अयस्क खनिज समझे जाते हैं। मतलब अब तक पहचान 2800 तक की गई है, लेकिन उसमें से और जो हैं यानी कि जो अयस्क हैं वो अब तक वो 100 ही समझे जाते हैं। ठीक है, अब खनिज कितने प्रकार के होते हैं? तो खनिज होते हैं 2 प्रकार के। पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज हैं। तो यहाँ 2800 यानी कि 3000 समथिंग, उससे भी ज्यादा खनिज है, क्योंकि कुछ की पहचान हो गई है, कुछ की नहीं हो पाई है। तो संरचना के आधार पर खनिजों का मुख्यतः धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया गया है। धात्विक यानी कि मेटेलिक और अधात्विक यानी कि नॉन मेटेलिक। ठीक है, तो मिनरल्स कितने? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और धात्विक यानी कि जो मेटेलिक हैं उनमें भी 2 तरह के हैं। एक तो लौह
यानी जो फेरस होते हैं, और एक अलोह यानी कि जिनको हम नॉन फेरस कह सकते हैं। ठीक है, तो ये खनिजों का क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स है। अब धात्विक खनिज क्या होते हैं, यानी कि जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं वो क्या होते हैं, धातु कच्चे रूप में होती है। धातुएं कठोर पदार्थ हैं जो ऊष्मा और विद्युत को स्वचालित करती है और जिनमें द्युति या चमक की विशेषता होती है। लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क इनके कुछ उदाहरण हैं। तो धात्विक खनिज लोह अथवा अलोह हो सकते हैं। लौह खनिजों जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट में लोहा होता है और अलोह खनिजों में लोहा नहीं होता है, किंतु कुछ अन्य धातु यथा सोना, चांदी, तांबा या सीसा हो सकती हैं। यानी कि ये जो दो तरह की धातु हैं, अलोह धातु में क्या क्या आता है आपका, सोना, चांदी, तांबा या सीसा। ठीक है, अब दूसरे आते हैं अधात्विक। अधात्विक यानी कि नॉन मेटेलिक। तो इन खनिजों में धातुएं नहीं होती हैं, जैसे चूना पत्थर है या अभ्रक है और जिप्सम है, ये इन खनिजों के उदाहरण हैं। तो खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज है। तो ये जो कोयला पेट्रोलियम ईंधन है, तो ये भी क्या है, खनिज ही है, लेकिन अधात्विक यानी कि नॉन मेटेलिक मिनरल है। तो खनिजों का खनन, प्रवेदन या आखनन द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है, यानी कि इन्हें निकाला जा सकता है। और खनिजों का निष्कर्षण 3 प्रकार से होता है, एक खनन द्वारा, दूसरा प्रवेदन और तीसरा आखनन। तो खनन में क्या, खनन 2 प्रकार का होता है, विवृत खनन और कूपकी खनन। यानी कि जो खनन यानी कि माइनिंग जिसे हम कहते हैं, ओपन कास्ट माइनिंग होती है विवृत खनन, और शाफ्ट माइनिंग होती है कूपकी खनन। ठीक है, और प्रवेदन कहते हैं ड्रिलिंग को, ठीक है, ड्रिल के द्वारा, और आखनन कहते हैं क्वेरिंग को। ठीक है, फिर ये जो देख रहे हैं ये प्रवेदन यानी कि ड्रिलिंग जो हो रही है, ड्रिलिंग के द्वारा खनिजों को निकाला जा रहा है। तो पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। मतलब शैलों के अंदर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम खनन कहते हैं। खनन यानी कि माइनिंग। ये जो क्रिप्टोकरेंसी है, लोग उसको भी माइनिंग, खनन कर करके ही निकाल रहे हैं, क्योंकि वर्चुअली है तो कंप्यूटर लगे हुए हैं और माइनिंग कर करके उसको निकालते रहते हैं। तो खनिज जो कम गहराई में स्थित हैं वे पृष्ठीय स्तर पर हटाकर निकाले जाते हैं। इसे विवृत खनन यानी कि ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं। तो गहन वेदन जिन्हें कूपक कहते हैं, यानी कि शाफ्ट बोलेंगे, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं, इसे कूपकी खनन कहते हैं। ठीक है, यानी कि शाफ्ट माइनिंग। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, इसे प्रवेदन यानी कि ड्रिलिंग कहते हैं। तो सतह के निकट स्थित खनिज को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे आखनन यानी क्वेरिंग कहते हैं। तो खनिजों का वितरण, पहली बात ये, क्या आप जानते हैं कि शैल को देखकर आप शैल को देखकर बता सकते हैं कि इसमें तांबा है, क्योंकि तब शैल का रंग नीला प्रतीत होता है। और खनिजों का वितरण, अब यहाँ हम देखेंगे कि खनिजों का वितरण जो है वो किस प्रकार से है। खनिज विभिन्न प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं। कुछ आग्नेय शैल, हमने क्लास 7th में पढ़ा था, 6 में पढ़ा था कि शैलें 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी शैल होती हैं, याद है किसी को? नहीं याद है तो वीडियो देखिए, नहीं तो यहाँ मैं बता रही हूँ। आग्नेय शैल यानी कि जिन्हें हम, जो लावा निकलने से बनती थी, जिनके अंदर से लावा निकलता था, आग्नेय शैल। आग्नेय शैल दो तरह की होती थी, बहिर्वेदी आग्नेय शैल और अंतर्वेदी आग्नेय शैल। ठीक है, और होती थी कायांतरित शैल। और तीसरी जो शैल होती है वो होती है अवसादी शैल, और यहाँ भी दिए गए हैं कुछ कायांतरित शैलों में जबकि कुछ अवसादी शैलों में। तो शैलों के 3 प्रकार यहाँ भी दिए गए हैं, पाए जाते हैं। धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित शैल समूहों जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है में पाए जाते हैं। तो जो धात्विक खनिज होते हैं वो किनमें, कायांतरित शैलों के समूह में पाए जाते हैं, और ये पठार के रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, जो शैल होती हैं। उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क
ऑटेरिडा यानी कि कनाडा में तांबा और निकेल के निक्षेप हैं। दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनम आग्नेय और कायांतर शैलों में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण हैं। तो ये चीज याद रखना कि दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनम आग्नेय और कायांतर शैलों में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण हैं। मैदान और नवीन बलित पर्वतों के अवसादी, बलित यानी कि जो फोल्ड माउंटेन होते हैं, के अवसादी शैल समूहों में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। फ्रांस के कॉकेशस प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन के मैग्नी निक्षेप और अल्जीरिया के फास्फेट संस्तर इसके कुछ उदाहरण हैं। तो खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। अब ये पिक्चर देख पा रहे हैं आप, इस तरह के खनिज यानी कि लोहा जो है, इस तरह की पिक्चर बनी होंगी, वहाँ लोहा पाया जाता है और ये तांबा का मार्ग है और ये बॉक्साइट। तो लोहा कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ये इस तरह की जो मार्क आप देख पा रहे हो, ये दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अमेरिका, मतलब अफ्रीका में दक्षिण अमेरिका है और ये उत्तर अमेरिका है, ठीक है। और ये यूक्रेन है, यहाँ पे ये रसिया है और ये यूक्रेन है इस जगह पे। और तांबा ये ऑस्ट्रेलिया में भी आपके लो अर्थ पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है और इंडिया में भी 2 जगह दिखाया गया है, ठीक है। और फिर तांबा है, तांबा कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ये अफ्रीका है, ठीक है, अफ्रीका में और दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका में भी है, मतलब कह सकते हैं कि। और ये रशिया है ऊपर, यहाँ पर भी। और जो बॉक्साइट है वो अफ्रीका में, मतलब कह सकते हैं कि हर किसमें कॉन्टिनेंट में है, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर आपको तांबा बिल्कुल देखने के लिए नहीं मिल रहा है। यहाँ तांबा बिल्कुल भी नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और जो बॉक्साइट है वो तो है, बॉक्साइट भी है और लोहा भी है। तो ये पूरे विश्व में लोहे, तांबे और बॉक्साइट का वितरण है कि कहाँ किस जगह सबसे ज्यादा पाया जाता है। और ये इंडिया देख रहे हैं आप, यहाँ तक इंडिया है, तो यहाँ पर भी इसमें सिर्फ लोहा और बॉक्साइट है, तांबा का नहीं शो कर रहा है। इसका मतलब यहाँ कोई खदान नहीं है तांबे की, ठीक है। तो तांबा ज्यादातर कहाँ पाया जा रहा है? तो ये अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में और उत्तर अमेरिका में और रशिया में, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा यहाँ पे, अब हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि जो एशिया है, एशिया कॉन्टिनेंट में, हम कॉन्टिनेंट नहीं पढ़ेंगे कि किस कॉन्टिनेंट में कौन कौन से अयस्क पाए जाते हैं। तो चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क हैं, ठीक है, इसके निक्षेप हैं। यह महाद्वीप विश्व के आधे से अधिक टिन उत्पादन करता है। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टिन उत्पादक हैं। तो टिन में ये नंबर 1 है, ठीक है। चीन सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन, टंगस्टन जिसका प्रयोग बल्ब बनाने के लिए किया जाता है, बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन धातु का ही बना होता है। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप हैं, लेकिन बहुत बड़े नहीं थे, इसलिए मतलब एशिया में तो थे लेकिन इंडिया में नहीं थे, इसलिए एशिया में है। ये एशिया की बात हो रही है, सिर्फ इंडिया की नहीं हो रही है। तो एशिया में है। तो क्या आप जानते हैं कि स्विट्जरलैंड में कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है? तो स्विट्जरलैंड कहाँ पर है? कल के चैप्टर में मैंने बताया था कि जो स्विट्जरलैंड है वो यहाँ पर है। ये जो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है हमारा ऑस्ट्रेलिया, उसके नीचे ये आप देख पा रहे हो, तो ये क्या है? स्विट्जरलैंड है, ठीक है, ये स्विट्जरलैंड है। और यहाँ पे क्या है, आप एक भी कोई देख नहीं पा रहे हैं कि कोई भी खनिज है यहाँ पर। तो यहाँ पे कोई भी खनिज निक्षेप नहीं है, ठीक है, या होंगे भी तो अभी तक ज्ञात नहीं है, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है कि कोई ज्ञात निक्षेप नहीं है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और फिर दूसरा है हमारा यूरोप। लेकिन कल हमने क्या किया था कि जब किसी स्टेट की बात करते थे तो उसके साथ में उसकी कैपिटल की बात करते थे। तो कल हमने स्विट्जरलैंड के बारे में भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कल पीटर की कहानी हो रही थी। पीटर रहता था ना स्विट्जरलैंड के ही स्टेट में रहता था,
तो यहाँ की कैपिटल जो थी वो वेलिंगटन थी। ठीक है, तो अगर हम रिवीजन करते रहेंगे साथ साथ डेली, एक दो मतलब हर चैप्टर को एक दूसरे चैप्टर से कनेक्ट करके पढ़ते रहेंगे तो हमें चीजें और अच्छे से याद हो जाएंगी। ठीक है, अब है यूरोप। यूरोप कहाँ पर है? तो एशिया के लेफ्ट में। ठीक है, यानी कि एशिया के पश्चिम में यूरोप है। और यूरोप और एशिया को मिलाने वाली पर्वत श्रेणी को हम यूराल पर्वत कहते हैं। ठीक है, जहाँ से ये सेपरेट होते हैं या मिलते हैं कह सकते हैं वहां पे। और इस यूरोप और एशिया जिस जगह को मिलते हैं उसको यूरेशिया भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हम पहले ही क्लास 6 में ही पढ़ चुके हैं। फिर है कि यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। तो जो यूरोप है उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में लौह अयस्क पाए जाते हैं। रूस, यूक्रेन, तो जो यूक्रेन है ये यूरोप में ही है। अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो रूस आता है एशिया में, लेकिन रूस एशिया और यूरोप दोनों में ही आता है एक्चुअली। ठीक है, ये कितना बड़ा है, जो रसिया है वो काफी बड़ा है, तो उसका कुछ पार्ट तो एशिया में आएगा और कुछ पार्ट यूरोप में आता है। ठीक है, तो ये ऐसी कंट्री है जो 2 कॉन्टिनेंट में आती है, ऐसा कह सकते हैं, ऐसा है भी। तो अभी युद्ध भी चल रहा है फिलहाल यूक्रेन और रूस का, देखते हैं क्या होता है। और फिर है स्वीडन और फ्रांस, ये लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। तो देखिए, जो रूस है वो एशिया में भी है और यूरोप में भी है, लेकिन रूस को मानते एशिया में ही है, इसलिए इसका जो कुछ पार्ट है उसको हम यूरोपीय रूस कहते हैं, जो यूरोप में है। ठीक है, इसलिए उसको यूरोपीय रूस कहते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है। फिर हमारा 3rd नंबर पे आता है उत्तर अमेरिका। तो उत्तर अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित है। एक तो है ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शील्ड प्रदेश, और दूसरा है अल्पेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं। लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा का खनन ये कनाडियन शील्ड प्रदेश में और कोयले का अल्पेशियन प्रदेश में होता है। तो पश्चिमी कार्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी की विशाल निक्षेप हैं। अब इन्हें हम मैप में देख लेते हैं। तो ये उत्तर अमेरिका है। ठीक है, अब उत्तर अमेरिका में 3 क्षेत्रों में अवस्थित बताए गए थे। एक तो ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शील्ड प्रदेश है। तो जहाँ पे कनाडा है वहाँ पे कनाडियन शील्ड, इसमें इस पिक्चर में दिखाया नहीं गया है, और यहाँ पे रॉकी माउंटेन है। ठीक है, जो कनाडियन शील्ड प्रदेश ये अल्पेशियन पर्वत है, और अल्पेशियन प्रदेश और पश्चिमी पर्वत की श्रृंखलाएं हैं। यहाँ पर जो ये, क्योंकि आप मैप में जब आप देखते हो ना, इधर ईस्ट होता है यानी पूर्व होता है और इधर पश्चिम होता है, तो ये इधर है पश्चिम की तरफ है, इसलिए इसको पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं कहती हैं। तो यहाँ पे क्या है, लौह अयस्क शो भी कर रहा है, और निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा के खनन। तो कनाडियन जो है, कनाडियन शील प्रदेशों में कोयला और अल्पेशियन प्रदेश में होता है। तो पश्चिमी कार्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के विशाल निक्षेप हैं। तो ये कोयला आप देख पा रहे हैं उत्तर अमेरिका में, और ये खनिज तेल, दोनों ही चीजें उत्तर अमेरिका में काफी हैं। और ये मैप, एक्चुअली इस मैप में सिर्फ खनिज तेल और कोयले के वितरण बताए गए हैं। तो इस मैप में पर्वत वगैरह नहीं शो किए गए हैं कि किस जगह कौन से कोयला और किस जगह खनिज तेल है। तो उत्तर अमेरिका में आप 4 जगह देख पा रहे होंगे, ये खनिज तेल है 1, 2, 3, 4, और कोयला 2 जगह पर है। ऐसे ही दक्षिण अमेरिका में भी है 4-5 जगह। ठीक है, और 2 जगह आपका कोयला है। और सबसे ज्यादा जो है वो कहाँ पर है, आप ये कौन सा, एशिया है, और ये यूरोप है, और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ठीक है, तो एशिया में, यूरोप में, ये यूरोप में ही आता है एक्चुअली ये सारा, तो यूरोप में बहुत ज्यादा है, यूरोप यहाँ तक है। ठीक है, ये अफ्रीका है।
और ऑस्ट्रेलिया, और ऊपर हमने क्या पढ़ा था, ये जो स्विट्जरलैंड है, यहाँ इसमें अपने आप देख रहे हैं, यहाँ कोई ज्ञात अयस्क नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में भी है एक कोयले का अयस्क, यहाँ आप देख पा रहे हो, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, लेकिन यहाँ पर भी है। ठीक है, फिर हमारा आता है दक्षिण अमेरिका। उत्तर अमेरिका के बाद दक्षिण अमेरिका। उत्तर अमेरिका ऊपर है और दक्षिण अमेरिका नीचे है। तो दक्षिण अमेरिका में ब्राजील है, विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं। ब्राजील और बोलिविया विश्व में टिन के सबसे बड़े उत्पादकों में से हैं। और दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्टस और हीरा के विशाल निक्षेप भी हैं। खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है। क्या आप जानते हैं हरा हीरा यानी कि जो ग्रीन डायमंड एक दुर्लभतम हीरा है। विश्व के प्राचीनतम शैलें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। हरा हीरा जो है वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। वे 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने, पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ वर्ष पश्चात। ठीक है, फिर यहाँ आपका आता है अफ्रीका। अफ्रीका के बारे में एक बात ये भी याद रखनी है कि जो भूमध्य रेखा है, कर्क रेखा है, मकर रेखा है, ये तीनों रेखाएं इस अफ्रीका से होके गुजरती हैं। ठीक है, यही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे ये तीनों रेखाएं होके गुजरती हैं। ठीक है, तो अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि यहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, इसलिए बहुत धनी है। ठीक है, यह हीरा, सोना और प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। तो प्लेटिनम हीरा से भी ज्यादा, हीरा, सोना, प्लेटिनम ये क्या है, काफी महंगी धातुएं हैं। और अफ्रीका जो है ये सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। तांबा, लौह अयस्क और क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। तेल नाइजीरिया में, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या है, हमारा सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है जरूर, लेकिन फिर भी बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह सोना, हीरा, लौह अयस्क, टिन और निकेल का अग्रणी उत्पादक है। यह तांबा, सीसा, जस्ता और मैग्नीज में भी संपन्न है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगुरली और कूलगार्डी क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े निक्षेप हैं। फिर है अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका जो है वो दक्षिण में है, पृथ्वी के दक्षिण में कह सकते हैं। तो विभिन्न खनिज निक्षेपों पूर्वानुमान से कुछ संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है। लौह अयस्क, सोना, चांदी और तेल भी वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध है। लेकिन चूंकि ये जो अंटार्कटिका है ये पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है, यहाँ मनुष्य बहुत ही कम रहते हैं, ज्यादा विरल कह सकते हैं, बहुत ही कम रहते हैं, क्योंकि यहाँ इतनी बर्फ है, इतनी ठंडी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, रिसर्च सेंटर बने हुए हैं। गंगोत्री और मैत्री हमारे भारत के भी 2 रिसर्च सेंटर हैं जो अंटार्कटिका महाद्वीप पर बने हुए हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो आता है खनिजों के उपयोग। तो खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्राय कठोर होते हैं। इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जड़ा जाता है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिनियम जिसे उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है का उपयोग ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज, अब बोतलबंदी उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तन तक में किया जाता है। तो हवाई जहाज में एल्यूमिनियम का उपयोग क्यों किया जाता है, तो उसका एक कारण ये है कि हवाई जहाज हवा में, एल्यूमिनियम जो है वो हल्का होता है। ठीक है, और एरोप्लेन हवा में आसानी से उड़ सके, इसलिए जो हवाई जहाज है उनमें एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आते हैं कि हवाई जहाज में एल्यूमिनियम का प्रयोग क्यों किया जाता है। अब फिर है खनिजों का संरक्षण। तो संरक्षण कैसे कर सकते हैं,
तो ये 3R है, पुनः प्रयोग, कम प्रयोग, पुनः चक्रण, जिसे हम रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकल भी कहते हैं। यानी सोचें और करें, थिंक एंड एक्ट। तो खनिजों का संरक्षण जो है, खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। धातुओं का पुनः चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। फिर है शक्ति संसाधन। तो शक्ति संसाधन आते हैं, हमने खनिज संसाधन ऊपर पढ़ लिए, अब आते हैं शक्ति संसाधन यानी कि पावर रिसोर्सेज। तो सन्नी की माँ अपने दिन की शुरुआत गीजर का बटन दबाने से, यानी कि नहाने के लिए जो गर्म पानी होता है गीजर का बटन दबाने से करती है। वह सन्नी को जगाने से पहले उसके विद्यालय की वर्दी पर इस्त्री करती है, यानी कि प्रेस लगाती है। इसके बाद उनके लिए ब्लेंडर में 1 गिलास संतरे का जूस तैयार करती है, तो रसोई घर में तेजी से पहुंचती है। तो ये सारी चीजें जो उपयोग हो रही हैं, गीजर से लेकर जूस तैयार करने के लिए, प्रेस करने के लिए, ये सब किससे पॉसिबल है? तो इन सब के लिए क्या चाहिए? पावर चाहिए। तो क्या आपने स्नान कर लिया? सनी से माँ पूछती है, और अपना नाश्ता करो। सनी के लिए गैस स्टोव पर नाश्ता बनाती हुई माँ पुकारती है। विद्यालय जाते समय सनी बत्ती और पंखों के बटन बंद करना भूल जाता है। माँ उन बटनों को बंद करते समय सोचती है कि शहरों में जीवन आरामदायक प्रतीत होता है, लेकिन विद्युत उपकरणों गैजेट जो सभी बिजली की खपत करते हैं पर अधिक से अधिक निर्भरता मांग और पूर्ति के बीच विशाल अंतर पैदा करती है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नए प्रचालन से जीवन शैली में बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं। शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी कि उसकी माँ ये सोच रही है कि यदि विद्युत ना हो तो ये सारे काम इतने आसान नहीं होंगे, और आज हम इन पर इतना ज्यादा निर्भर हो गए हैं कि इनके बिना फिर हमें बहुत परेशानी भी आ सकती है, ये सारे काम ना होते। लेकिन ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो 2 तरह के हैं। एक तो परंपरागत स्रोत है, कन्वेंशनल रिसोर्सेज है, और दूसरे जो है वो गैर परंपरागत है। तो पहले हम परंपरागत स्रोत के बारे में देख लेते हैं, ये कौन कौन से होते हैं। परंपरागत स्रोत जो हैं वो हैं ऊर्जा के परंपरागत स्रोत भी हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। ईंधन और जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के 2 मुख्य स्रोत हैं। कौन कौन से? ईंधन और जीवाश्म ईंधन, यानी कि फ्यूल और फॉसिल फ्यूल। ठीक है। ईंधन क्या है? इसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। और अब यहाँ पे आप चार्ट के द्वारा समझेंगे कि जो ईंधन है वो 2 तरह का होता है, मतलब हम पढ़ चुके हैं ऊपर। तो अब एक तो हो गया खनिज तेल और दूसरा हो गया प्राकृतिक गैस। तो यहाँ पे किया गया है खनिज तेल के क्या लाभ है, क्या हानि है, और प्राकृतिक गैस के क्या लाभ है, क्या हानि है। तो जो खनिज तेल है वो आसानी से परिवहनी टैंकर में मतलब आ सकता है आसानी से, लेकिन हानि ये है कि तेल अधिप्लावन एवं गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अवक्षय होता है। दूसरा लाभ ये है कि पेट्रो रसायन उद्योग का आधार है, लेकिन हानि ये है कि निर्मुक्त प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा। और प्राकृतिक गैस का लाभ है आसानी से परिवहनी पाइपलाइन, और तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ, और तेल सस्ता। जो प्राकृतिक गैस है वो तेल सस्ता होता है, लेकिन नुकसान दोनों के सेम ही है। फिर उसके बाद ऊर्जा के परंपरागत स्रोत जो हैं उनके लाभ और हानि हम देखते हैं यहाँ पर, कि जो ईंधन है और कोयला है ये ऊर्जा के क्या है? परंपरागत स्रोत हैं। यानी कि कह सकते हैं इन्हें हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इनके लाभ क्या हैं?
ईंधन का लाभ ये है कि ये सुप्राप्त है, यानी कि इजी एक्सेस है, आसानी से मिल जाता है। और हानि ये है कि संग्रहण में अधिक समय उपयोग, यानी कि जो कलेक्शन होता है उसमें काफी टाइम लगता है, काफी टाइम कंज्यूम होता है इसको इकट्ठा करने में। और लाभ ये है कि बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है, यानी कि जो एनर्जी है वो एक लार्ज नंबर पे जो लोग हैं उनको इससे एनर्जी मिलती है या लेते हैं। और नुकसान ये है कि ये पॉल्यूशन फैलाता है, प्रदूषण फैलाने वाला है। और हरित गृह प्रभाव, यानी कि जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनमें वृद्धि करता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक है। और निर्वनीकरण है, यानी कि डिफॉरेस्टेशन होता है इससे। और फिर दूसरा हमारा जो कोयला है उसके लाभ ये हैं कि विस्तृत रूप से उपलब्ध है। मतलब ये लाभ तो दोनों में कॉमन ही है, ये भी आसानी से प्राप्त होता है और ये विस्तृत रूप से उपलब्ध है। फिर है हानि, प्रदूषण का स्रोत। तो प्रदूषण इससे भी हो रहा था और उससे भी हो रहा है, प्रदूषण दोनों से ही हो रहा है। और लाभ ये है कि विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त है, यानी कि जो एफिशिएंसी है किसके लिए, कन्वर्जन इलेक्ट्रिसिटी के लिए एफिशिएंट है ये। लेकिन परिवहन के लिए भारी है, यानी कि जो कोयला होता है वो बहुत ही बल्कि टू ट्रांसपोर्ट कह सकते हैं इसको, परिवहन में लेना ला जाना काफी भारी होने की वजह से ये आसान नहीं है। ठीक है। और थर्ड है हमारा जल विद्युत। इसके क्या लाभ हैं? तो जल विद्युत है, यानी कि हाइडल पावर जिसे हम कहेंगे। तो लाभ तो ये है कि ये प्रदूषण मुक्त है, और हानि ये है कि स्थानीय समुदाय का विस्थापन, यानी कि कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी में आसानी से नहीं पहुंच पाता है। और लाभ है कि सिंचाई और मत्स्य को बढ़ावा देता है। और हानि है निम्न क्षेत्रों का जल प्लावन, यानी कह सकते हैं कि जो इनअंडेट्स है, ठीक है, लो लाइंग रीजन्स के लिए। और लाभ है कि ये सस्ता है जो जल विद्युत है, और स्थापित करने में खर्चीला है, यानी एक्सपेंसिव टू सेटअप। तो ये इसके लाभ थे और हानि थे। ये ऊर्जा के क्या है, परंपरागत स्रोत हैं, ईंधन है, कोयला है और जल विद्युत है। और हमने इनके लाभ और हानि भी देख लिए। अब इसके बाद हम देखेंगे, ये पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि उत्तर पूर्व भारत में ईंधन ले जाती महिला। तो ये उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है। जैसे असम है, 7 स्टेट वगैरह हैं जहाँ पे असम है, मेघालय वगैरह है, सिक्किम है, उधर ये नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है। पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्ष तक धरती के अंदर दबे रहते हैं, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो गए हैं। तो जीवाश्म ईंधन यानी कि जो फॉसिल फ्यूल होता है वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वो किस तरह से बनता है। वो अवसादी सेलों में पाए जाते हैं, क्योंकि अवसादी सेलें क्या है, कई वर्षों तक एक दूसरे, अवसाद कैसे बनता था, हमने क्या देखा था कि अवसादी जो सेलें थी वो अवसाद से बनती थी। अवसाद का मतलब होता है कि कहीं से बहकर आई या उड़कर आई और एक जगह इकट्ठी हो गई, एक दूसरे पर रखती गई। तो फिर क्या हुआ, ताप और दाब के प्रभाव से मान ली ये शेल चट्टान, यहाँ एक टुकड़ा गिरा, फिर दूसरा टुकड़ा इसके ऊपर गिरा, तो फिर ये दबते गए। ठीक है, अधिक ताप और दाब के प्रभाव से। तो इनके बीच में कभी कभी क्या होता था, कुछ जीवाश्म जैसे कुछ जीव जंतु और पेड़ पौधे भी दब जाते थे, दब के ये उनके अंदर कई हजारों वर्षों तक दबे रहते थे और जिससे क्या होता था, जीवाश्म ईंधन बनता था, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। तो हमने पढ़ा है कि जो पेड़ पौधे कई हजारों वर्षों तक पेड़ पौधे ये जो अवसादी सेलें हैं उनके अंदर दबे रहते हैं, तो ये जीवाश्म ईंधन बन जाते हैं। और गैर परंपरागत ऊर्जा के ये मुख्य स्रोत हैं। इन खनिजों के भंडार जो हैं वो सीमित हैं, क्योंकि इनको बनने में कई हजारों वर्ष लगते हैं। तो विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इनका उपयोग कर रही है वह इनके निर्माण की दर से कहीं अधिक है। मतलब क्या है, बनेंगे कम
बनने में तो हजारों साल लग रही हैं और खत्म आप 1 साल में ही इतना कर रहे हो, 2 साल में या 10 20 50 साल में भी आप उतना खत्म कर रहे हो जिनको बनने में हजारों साल लग रहे हैं। तो निर्माण की दर क्या है, धीमी है या कम है, और खर्च की दर ज्यादा है। तो खर्च की दर ज्यादा होगी, निर्माण की दर कम होगी, तो क्या होगा, खत्म हो जाएंगी, सीधी सी बात है। तो इन खनिजों के भंडार जो है वो सीमित हैं, है ना, लेकिन इनका जो उपयोग है वो असीमित है और इनके निर्माण की दर से कई अधिक कम है, कह सकते हैं, इसलिए ये शीघ्र समाप्त होने वाले हैं। फिर आता है आपका कोयला। तो यह बहुतायत में पाए जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। तो कोयला अभी क्या है, जीवाश्म ईंधन ही है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन उद्योगों जैसे लोहा और इस्पात, वाष्प इंजन और विद्युत उत्पादन करने में किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना है। तो कोयला इसीलिए अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है, यानी कि जो कह सकते हैं बरीड सनशाइन। ठीक है, तो ये आप पिक्चर देख पा रहे हैं, तापीय ऊर्जा संयंत्र का दृश्य है, यानी कि जो थर्मल पावर स्टेशन जिसे हम कहते हैं वो यहाँ बना हुआ है। तो विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी और रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस है। भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र रानीगंज पश्चिम बंगाल में तथा झरिया धनबाद और बोकारो झारखंड में है। तो भारत में बहुत कम कोयले का उत्पादन होता है। धनबाद, बोकारो, झारखंड, मतलब ये धनबाद और बोकारो दोनों क्या है, झारखंड के ही है। और जो रानीगंज है वो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, और झारिया भी ये मतलब कहाँ, झारखंड में ही 2-3 सिटी हैं जहाँ पर क्या है, ये कोयले उत्पादक के प्रमुख क्षेत्र हैं। ठीक है, फिर आता है पेट्रोलियम। तो इसकी शब्द उत्पत्ति पहले देखेंगे कि कहाँ से हुई। तो पेट्रोलियम शब्द लैटिन के शब्दों पेट्रा, जिसका अर्थ होता है शैल, ओलियम अर्थ तेल से लिया गया है, इसलिए पेट्रोलियम का अर्थ होता है शैल तेल। ठीक है, यानी शैल से निकला हुआ तेल या शैल तेल। तो ये जो पेट्रोलियम है जिससे आपकी कार चलती है और तेल जो आपकी साइकिल को चरमराने से रोकता है, दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव से होती है जिसे क्या कहते हैं, पेट्रोलियम कहते हैं। यह शैलों की परतों के मध्य पाया जाता है। इसका वेधन अपतटीय व तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों से किया जाता है। तदुपरांत इसे परिष्करणशाला भेजा जाता है जहां अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रक्रमण से विभिन्न तरह के उत्पादक जैसे डीजल है, पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, मोम है, प्लास्टिक और स्नेक तैयार किए जाते हैं। तो पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है, यानी कि ब्लैक गोल्ड, क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान है। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर हैं। अन्य मुख्य उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस और वेनेजुएला और अल्जीरिया है। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र असम में डिगबोई, ये चीज याद रखना, असम में डिगबोई है और मुंबई में बॉम्बे हाई तथा कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा हैं। तो ये हम शायद 5th क्लास में भी है, असम में जो डिगबोई है वहीं से स्टार्ट हो जाती है। एनसीईआरटी बुक में क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं और शुरू से ही आपको 3rd 4th 5th से ही इतना गहरा नॉलेज देना स्टार्ट कर देते हैं खेल खेल में। अगर आप ठीक से एनसीईआरटी बुक्स पढ़ते हो तो एक 4th 5th क्लास के बच्चे को भी पता रहता है, क्योंकि ये 5th क्लास में भी था। ये जो डिगबोई है, असम में डिगबोई था वो, और मुंबई में जो बॉम्बे हाई है। तो ये क्या है, पेट्रोलियम के प्रमुख उत्पादक जो हैं भारत में है। ठीक है, अब हम पहले देखेंगे सीएनजी क्या होता है। सीएनजी कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये एक प्रचलित पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है क्योंकि यह पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करती है। ठीक है, तो इसीलिए आजकल सीएनजी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने के लिए लोग कहते हैं और करना भी चाह रहे हैं, कर भी रहे हैं। फिर आता है 3rd नंबर पे प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है और तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल और को धरातल पर लाया जाता है। इसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधन के रूप में किया जा सकता है। रूस
नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक हैं। तो हमारे देश में भी रूस से प्राकृतिक गैस आती है और अभी युद्ध चल रहा है तो बातें चल रही हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते। युद्ध की स्थिति में कुछ मतलब मन भी नहीं लग रहा है, ऐसे ही लग रहा है, पता नहीं कैसा अजीब सा ही लग रहा है, कुछ ठीक फील नहीं हो रहा है। तो भारत में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन है। विश्व के बहुत कम देशों में के पास प्राकृतिक गैसों के अपने पर्याप्त भंडार हैं और हमारे द्वारा जीवाश्म ईंधनों के उपयोग की तीव्र वृद्धि ने चिंताजनक दर से इन्हें समाप्ति तक पहुंचा दिया है। इन ईंधनों के जलने से निकलने वाले विषैले प्रदूषक भी चिंता के विषय हैं। जीवाश्म ईंधन का अनियंत्रित जलना अनियंत्रित टोंटी के टपकने के समान है जो अंततः सूख जाती है। इसने हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों के दोहन की ओर बढ़ाया जो कि जीवाश्म ईंधन के स्वच्छतर विकल्प हैं। अब हम पढ़ते हैं जल विद्युत यानी कि जो हाइडल पावर होते हैं उनके बारे में। तो बांधों में वर्षा जल अथवा नदी का जल ऊंचाई से गिरने के लिए संग्रहित किया जाता है। गिराने के लिए बांधों के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है। घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं। यह जल विद्युत कहलाती है। विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है उसका उपयोग कृषि में किया जाता है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। पूरे विश्व का जो एनर्जी है उसका 1/4 हिस्सा किससे उत्पन्न होता है? जल विद्युत से। तो विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील और चीन है। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र भाखड़ा नागल और गांधी सागर और नागार्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी परियोजना ये है। ये जम्मू कश्मीर में सरल जल विद्युत परियोजना है। और विश्व का जो पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश जो था वो था नॉर्वे। नॉर्वे कहाँ पर है? तो जो नॉर्वे है वो नॉर्दर्न यूरोप में है। ठीक है। और ये अपना बॉर्डर शेयर करती है स्वीडन के साथ, फिनलैंड के साथ और रशिया के साथ। ठीक है, ईस्ट साइड में। और ये अटलांटिक ओशन भी फेस करती है वेस्ट साइड में। वेस्ट साइड की तरफ ये क्या है? अटलांटिक ओशन है इसकी वेस्ट साइड में। तो ये जो देश था वो सबसे पहला देश था जिसने विद्युत उत्पन्न जल से विद्युत को उत्पन्न किया था। ठीक है। और हमारे देश में जो है वो कौन कौन से हैं? भाखड़ा नंगल और गांधी सागर और नागार्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये महत्वपूर्ण हमारे क्या है? जल केंद्र है। तो यहाँ ये पिक्चर दिखाई गई है कि किस तरह से जल के द्वारा यहाँ ये बांध बना के यहाँ ये टरबाइन घूम रहा है। यहाँ से ये पानी गिरेगा तो ये टरबाइन घूमेगी और फिर यहाँ पे बिजली बनती है। यहाँ पानी को इकट्ठा किया जाता है। ये पानी भरा हुआ है, पाइप से आता है, फिर गिरता है पानी और इससे जब ये टरबाइन घूमती है यहाँ से पानी ऐसे गिराया जाता है पाइप से। जितनी स्पीड में पानी गिरेगा उतनी ही स्पीड में ये घूमेगी और फिर क्या है? करंट बनेगा और फिर करंट यानी बिजली बनेगी और फिर वो जगह जगह पावर सप्लाई होती है इसके द्वारा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये टावर लाइन लगी हुई है। अब आते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत यानी कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि विश्व का प्रथम सौर और पवन चलित बस अड्डा स्कॉटलैंड में है। अब स्कॉटलैंड कहाँ पर? स्कॉटलैंड जो है वो यूनाइटेड किंगडम का एक पार्ट है। ठीक है। तो ऊर्जा के जो गैर परंपरागत स्रोत हैं, जीवाश्म ईंधन के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान दर से इनका उपभोग लगातार होता रहा यानी जितना आज हो रहा है तो ईंधन के भंडार समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा करता है। इसलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जलीय ऊर्जा जो कि नवीकरणीय है के उपयोग की आवश्यकता है। तो जो सौर ऊर्जा है नवीकरणीय है, इसलिए इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं? तो सौर की जो ऊष्मा और प्रकाश हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। इनमें से कई सेलों को सौर पैनलों से तापन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है।
तो धूप की प्रचुरता वाले उष्ण कटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। सौर ऊर्जा उपयोग का सौर तापक, सौर कुकर, सोलर ड्रायर तथा साथ साथ समुदाय की रोशनी देने और यातायात संकेतों में भी होता है। तो ये सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो सोलर पैनल लगे हुए हैं, और हम क्या करते हैं, जैसे सैटेलाइट भेजते हैं, हमने मार्स पे सैटेलाइट भेजी तो वहां पे भी जो रोवर है उसको चलाने के लिए भी हम सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो वहां पे भी ये ले जाके रखे हुए हैं कि कभी अगर फ्यूल खत्म हो गया तो हम इससे काम चला सकें। ठीक है। फिर आती है पवन ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा यानी कि विंड एनर्जी। तो पवन ऊर्जा का एक असमाप्त स्रोत है, क्योंकि पवन तो हमेशा चलती ही रहती है और हमेशा रहेगी। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए चिरकाल से आ रहा है। तो वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती हैं, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती हैं। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों में जहां प्रबल और लगातार हवाएं चलती हैं वहां स्थित हैं। पवन फार्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए तथा स्पेन में पाए जाते हैं, जो पवन ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय है। फिर आता है आपका परमाणु ऊर्जा। तो परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोरियम के परमाणु के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप हैं। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं। थोरियम विशाल मात्रा में केरल और मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर और राजस्थान में कोटा के निकट राणा, उत्तर प्रदेश में नारोरा और कर्नाटक में कैंगा है। अब यहाँ क्या है, एक क्रियाकलाप दिया गया है कि आप खुद से कर सकते हैं। सौर कुकर कैसे बना सकते हैं। तो कार की एक पुरानी ट्यूब लें और इसमें हवा भरकर लकड़ी के एक चबूतरे पर रखें। एल्यूमीनियम के नलीदार बर्तन को बाहर से काला कर दें और इसमें 1 कप चावल के साथ 2 कप जल मिलाएं। इसको एक ढक्कन से बंद करें और उसे ट्यूब के भीतर हिस्से में रखें। अब शीशे के एक फ्रेम को ट्यूब के ऊपर रखें और इसे धूप में खड़ा कर दें। शीशे के फ्रेम को खड़ा करने के बाद हवा न तो अंदर आ सकती है न ही बाहर जा सकती है, जबकि सूर्य की किरणें ट्यूब से घिरी इस बंद खाली जगह में रोक ली जाती हैं और बाहर नहीं निकल पाती हैं। तापमान धीरे धीरे बढ़ता है और इससे रखा चावल कुछ समय में पक जाता है। तो देखिए, ये सोलर कुकर बनाने का सबसे आसान तरीका है। किस तरह से बनाएगा, आपने एक टायर लिया, ठीक है, टायर लेके आपने फिर क्या किया, पुरानी कार की टायर ली और उसमें क्या किया, हवा भर के लकड़ी के एक चबूतरे पर रख दिया और एल्यूमिनियम की नलीदार बर्तन को बाहर से काला कर दिया है बाहर से, ताकि ऊर्जा बाहर ना निकल सके। ठीक है। और इसमें 1 कप चावल के साथ 2 कप पानी मिला के रख दिया बनने के लिए। ठीक है। और इसके बाद इसे ढक्कन से बंद कर दिया। आप ये देख पा रहे होंगे, ये पिक्चर देख पा रहे हैं किस तरह से बनाया गया है। तो ये आप अगर करना चाहें तो घर में कर सकते हैं। एक आपका एक्सपेरिमेंट हो जाएगा और आपको फिर चीजें भूलेंगी नहीं कि सौर जो ऊर्जा होती है, सोलर कुकर होता है, वो किस तरह से काम करता है। ठीक है। उसके बाद आती है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा में क्या होता है, ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है। कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो सकती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पन्न करने में प्रयुक्त की जाती है। वर्षों से गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के प्रयोग में लाई जाती है। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। इसके बाद न्यूजीलैंड, फिर आइसलैंड और फिलीपींस और मध्य अमेरिका है। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकर्णा और लद्दाख में पू घाटी में स्थित है। तो ये जो भूतापीय ऊर्जा है
मणिकर्णा में भूतापी ऊर्जा की सहायता से भोजन पकाया जा रहा है। तो भूतापी ऊर्जा की सहायता से किस तरह से भोजन पकाया जाता है? भूतापी ऊर्जा किस तरह, ये परमाणु ऊर्जा है, किस तरह से काम करती है, और ये भूतापी ऊर्जा है। तो भूतापी ऊर्जा में क्या होता है? प्राकृतिक दरार आप ये देख पा रहे हो, और कुआं, जल, इसको भी हम इस तरह से प्रयोग करते हैं। टरबाइन, जनरेटर, सारी चीजें लगा के बनाया जाता है और फिर इसका हम उपयोग करते हैं। यहाँ से भाप निकल रही है, उसके द्वारा फिर हम खाना पका सकते हैं या किसी और काम में उपयोग लेना है ले सकते हैं। फिर भूतापी ऊर्जा के बाद नंबर आता है ज्वरीय ऊर्जा का, यानी जो टाइडल एनर्जी है, ज्वरीय ऊर्जा, तो उसका। तो क्या आप जानते हैं विश्व का पहला ज्वरीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया था? अब ये जो ज्वरीय स्टेशन है वो फ्रांस में बनाया गया था, और जो हाइडल स्टेशन है वो नॉर्वे में बनाया गया था। तो ये चीजें याद रखना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो जल से उत्पन्न ऊर्जा को जलीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के सक्रिय मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है। उच्च ज्वार के समय ये ज्वार कहते हैं निम्न ज्वार भाटा और उच्च ज्वार भाटा। तो इसमें क्या होता है, दिन में 2 बार, हमने क्लास 7th में पढ़ा था कि नियमित रूप से दिन में 2 बार समुद्र का पानी ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। तो ये निम्न ज्वार और उच्च ज्वार कहलाता है। ठीक है। तो क्या है, जो मनुष्य है ऐसा रिसोर्स है जिसने प्रकृति की हर चीज से अपना दिमाग लगा के, टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने लिए ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज, संसाधन बनाए हैं, आसान बनाई है लाइफ। तो ज्वार के समय क्या होती है, ऊर्जा का उपयोग बाद में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की घाटी में विशाल जलीय मिल के क्षेत्र हैं। तो रूस में तो है ही, फ्रांस में और भारत में भी जो कच्छ की घाटी है वहां पर भी जो टाइडल है, टाइडल एनर्जी वो बनी हुई है। ठीक है। अब नेक्स्ट आती है आपकी बायोगैस। जो बायोगैस है वो जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशिष्ट, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है। इसे बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस खाना पकाने तथा विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है और इसमें प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन होता है। ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट न करके एक भिन्नता ला सकता है। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। अभी कार्य करें एवं ऊर्जा भविष्य को सुनहरा बनाएं। तो कई गांव में बायोगैस लगाई भी गई थी, गोबर गैस। लेकिन क्या होता है, जिस चीज में थोड़ा सा टाइम लगता है और लोग के पास पैसा है, तो वो क्या करते हैं, अपने कंफर्ट को देखते हुए फिर उसको उतना ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। लेकिन हमें पैसा नहीं सोचना चाहिए ऐसा, बल्कि जितना हो सके नेचुरल रिसोर्सेज है उनको तरीके से ही उपयोग करना चाहिए। यदि पॉसिबल है, हम किसी तरह से प्रकृति की मदद कर सकते हैं तो करनी चाहिए। अब ये चैप्टर तो खत्म हो गया है, लेकिन यहाँ कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिदिन आपके उपयोग में आने वाली 3 सामान्य खनिजों के नाम बताइए। तो ये आपने चैप्टर पढ़ा है और आप खनिज जानते हैं, तो आप कोई भी 3 नाम बता सकते हैं। ठीक है। प्रतिदिन उपयोग में लाने वाली सामान्य खनिज पूछ रहे हैं, तो नमक भी एक खनिज है जिसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है। आयरन, लोहा भी एक खनिज है जिसे हम अपने खाने में ही प्रयोग करते हैं, और कोई भी खनिज लिख सकते हैं। ठीक है। फिर है अयस्क। तो अयस्क यानी कि जो और होते हैं, तो धात्विक खनिजों में अयस्क सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो धात्विक खनिजें जो होती हैं उनमें सामान्यतः जो अयस्क हैं, तो ये धात्विक खनिजें हैं कौन कौन सी? तो धात्विक खनिज लौह अथवा अलोह हो सकते हैं। लौह धात्विक खनिज जैसे लौह अयस्क, तो इनमें मैग्नीज और क्रोमाइट में लोहा होता है। ठीक है। तो जो प्राकृतिक गैस संसाधनों में संपन्न 2 प्रदेश हैं, उनमें एक तो रसिया है। ठीक है। रसिया में काफी मात्रा में
प्राकृतिक गैस संसाधन है। और दूसरा है आपका नॉर्वे, ठीक है, रशिया और नॉर्वे, जो दो प्रदेश हैं जहाँ पे प्राकृतिक गैस संसाधन, जिन्हें हम प्राकृतिक गैस संसाधन संपन्न प्रदेश कह सकते हैं। फिर है आपका कि निम्न के लिए आप ऊर्जा के किन स्रोतों का सुझाव देंगे। जैसे ग्रामीण क्षेत्र है, तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए आप ऊर्जा के किन स्रोतों का सुझाव देंगे। तो जो ग्रामीण है उनके लिए हम बायोगैस एनर्जी कह सकते हैं कि अच्छा विकल्प हो सकता है, ठीक है। दूसरा है तटीय क्षेत्रों के लिए, तो तटीय क्षेत्रों के लिए हम हाइडल, जो वाटर से ऊर्जा, हाइडल और टाइडल यानी कि जल और ज्वार भाटे जो उत्पन्न ऊर्जा होती है वो कोस्टल एरिया के लिए ज्यादा अच्छी रहती है, तटीय क्षेत्रों के लिए, क्योंकि वहाँ पानी रहता है, ठीक है। फिर है शुष्क प्रदेश, तो जो शुष्क प्रदेश है वहाँ पे क्या हवा ज्यादा चलती है, तो वहाँ पे वाइंड और सोलर एनर्जी यानी कि सूर्य, वहाँ सूर्य की रोशनी ज्यादा होगी और हवा होगी। तो इस तरह के रीजन्स हैं, एरियाज हैं, वहाँ के लिए क्या होगा, जो शुष्क प्रदेश है वहाँ के लिए विंड और सोलर एनर्जी का सुझाव देना चाहेंगे। फिर है कि 5 तरीके दीजिए जिनसे कि आप घर पर ऊर्जा बचा सकते हैं। तो किस तरह से बचा सकते हैं, जो लाइट है हमारी जिन्हें हम यूज करते हैं, जैसे लाइट हो गई और फैन हो गई, मतलब इलेक्ट्रिक जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हम यूज करते हैं, कुछ भी यूज करते हैं, तो उसको जब हम प्रयोग में नहीं ला रहे हैं तब उसको ऑफ करके रखें, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि यूज कर रहे हैं तब इस तरह के डिवाइस यूज करें जो कम एनर्जी खर्च करते हैं। जैसे पहले 100 वाट का जो बल्ब आता था, तो उसकी जगह आजकल हमारे जो एलईडी है उन्होंने ले ली है, तो ये क्या है, ऊर्जा बहुत ही कम खर्च करते हैं। तो इस तरह के बल्ब और ट्यूब्स का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और कुकिंग के लिए भी हम जैसे कुकर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और खाना बनाते समय उसको ढक के बनाएं, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये कई तरीके हैं जिनसे हम अपने घर की ऊर्जा को बचा सकते हैं, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक खनिजों की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो खनिजों की जो विशेषता नहीं है वो ये है कि वे प्राकृतिक, यहाँ ऑप्शन दिए हैं कौन सी नहीं है, कि वे प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं, तो ये तो है, उनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, ये भी है, लेकिन हमसे पूछा क्या है कि हमें बताना है विशेषता नहीं है। तो उनकी जो विशेषता नहीं है वो है वे असमाप्य हैं, तो ये नहीं है, तो इसीलिए जो नहीं है वही करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमसे नहीं है पूछा था। असमाप्य नहीं है ऐसा नहीं है, असमाप्य नहीं होते तो फिर कोई टेंशन ही ना होता, असमाप्य है इसीलिए तो समस्या है, इसलिए तो उसे संरक्षण की बात की जाती है कि उनको बचाना है, संरक्षित करना है। और ये तो है कि उनका वितरण जो है वो असमान है, तो ये तो है कि हर स्टेट में, हर सिटी में, हर कंट्री में वो समान रूप से नहीं पाए जाते हैं पृथ्वी पर, कहीं कम है, कहीं ज्यादा है, कहीं बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है। तो हमने अभी पढ़ा था कि पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो वो है कर्नाटका, ठीक है। तो ये जो है वो तांबे का, मैं यहाँ कहाँ से बोल रही हूँ, सॉरी, नेक्स्ट में पहुंच गई मैं। तो ये है आपका चिली, ठीक है, कि तांबे का जो अग्रणी उत्पादक है वो चिली है। फिर है कि निम्नलिखित प्रक्रिया में कौन सी आपके रसोई घर में द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी को संरक्षित नहीं करेगी। तो नहीं करेगी, पहला है पकाने से पहले दाल को कुछ समय के लिए भिगोना, तो इससे तो हमारी गैस बचेगी, तो संरक्षित करेगी। फिर है कि प्रेशर कुकर में खाना पकाना, तो इससे भी दाल पके, मतलब गैस की एनर्जी बचेगी, कुकर में खाना पकाएंगे तो। फिर है पकने के लिए गैस जलाने से पूर्व सब्जी को काट लेना, तो इससे भी बचेगी एनर्जी, क्योंकि पहले ही सब्जी को काट के रखेंगे तो गैस फालतू वेस्ट नहीं होगी। फिर है कि खुली कढ़ाई में कम ज्वाला पर भोजन पकाना, तो ये गलत है, इसीलिए यही करेक्ट है, क्योंकि हमें यहाँ नहीं पूछा गया था ना, गैस को संरक्षित नहीं करेगी, तो ये संरक्षित नहीं करेगी कि आप खुली कढ़ाई में खाना बनाएं
धीमी आंच करके रख दो, कढ़ाई खुली छोड़ दोगे तो आप क्या होगा, फिर आपकी एनर्जी नहीं बचेगी। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट आता है कि कारण दीजिए, कारण बताइए कि बड़े बांधों का निर्माण के पूर्व पर्यावरणीय पहलुओं को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए, तो इसका क्या कारण है। फिर है अधिकांश कोयला उद्योग कोयला खानों के पास केंद्रित होते हैं, तो अधिकांश जो उद्योग हैं वो कोयला खानों के पास केंद्रित होते हैं, तो ऐसा क्यों है, इसका क्या कारण है। फिर है कि पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है। आखनन पर्यावरणीय चिंता का विषय हो सकता है, यानी कि जो ड्रिलिंग है वो पर्यावरणीय चिंता का विषय हो सकता है, तो इनका हमें कारण बताना है। और फिर यहाँ है कि इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए कि परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, बायोगैस और प्राकृतिक गैस, इनमें डिफरेंस क्या है। लौह अयस्क और अलोह खनिज, इनका अंतर बताना है। धात्विक और अधात्विक, तो हमने चैप्टर पढ़ा था, तो ऊपर से आप वीडियो बैक करेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा और आपका टाइम भी बचेगा, क्योंकि यहाँ मैं फिर से समझाऊंगी तो ज्यादा टाइम लगेगा। ऑलरेडी 1 घंटा तो हो चुका है, तो आप ऊपर जाएंगे, बैक करेंगे, तो वहाँ परंपरागत और गैर परंपरागत को पढ़ाया हुआ है, समझाया हुआ है, तो वहां से आप आंसर देख सकते हैं। ठीक है। फिर ये क्रियाकलाप है कि हमारे जीवन में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के ईंधन को प्रदर्शित करने के लिए पुरानी पत्रिकाओं से चित्रों का प्रयोग करें, तो ये कुछ आप करना चाहें तो कर सकते हैं, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। आपको क्रियाकलाप करना पसंद है तो, अदरवाइज ऑप्शनल है कह सकते हैं, लेकिन ये करना मुझे लगता है सही रहता है, इससे आप चीजों को ज्यादा समय तक याद रख सकते हैं, तो करना चाहिए, मैं यही सलाह देना चाहूंगी। फिर है कि ऊर्जा संरक्षण की युक्तियां जिन्हें आप अपने विद्यालय में अपनाएंगे, उन पर प्रकाश डालते हुए एक चार्ट बनाइए। तो ये क्या क्या युक्तियां आप अपना सकते हैं। बच्चे क्या होते हैं, बच्चे नए नए आइडियाज दे सकते हैं, तो हमें क्या करना है, ये करना चाहिए। बच्चों के आइडियाज को बाहर लाने के लिए उन्हें एक्टिविटी करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है। फिर है कि सलमा की कक्षा ने विद्युत उपयोग सर्वेक्षण के द्वारा अपने विद्यालय का ऊर्जा लेख परीक्षण करने के लिए कार्य अभियान चलाया। उन्होंने विद्यालय के छात्रों के लिए सर्वेक्षण पत्र तैयार किया है। तो ये देख पा रहे हैं, ये विद्युत लेखा है। उपकरण यदि है तो दीप्त नलिका 44 वाट और तापदीप्त बल्ब, मतलब ये एक चार्ट बनाया है कि एक दिन में कितनी एनर्जी कितने समय में कहाँ कितनी मात्रा में खर्च होती है, क्या उपयोग न किए जाने पर भी ये चालू रहते हैं। तो ये एक सर्वे जैसा है कि बच्चे किस तरह से जागरूक हैं, बच्चे और बड़े घर में कौन सी चीज आप कितना समय लेते हो, उसको ऑन रखते हो या फिर ऑफ कर देते हो, तो ये सारी चीजें इस सर्वेक्षण है। और फिर क्या है, और कुछ नहीं है कि खिड़कियों को खुली रखकर प्राकृतिक हवा और प्रकाश का अधिकतम उपयोग करना, बत्तियों को धूल रहित रखना। तो दिए गए निर्देश के अनुसार उपकरणों की उचित देखभाल और उपयोग करना, और आप अपने मन से कुछ और जोड़ना चाहें तो वो भी आप जोड़ सकते हैं। तो यहीं तक ये चैप्टर था, चैप्टर खत्म हो गया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं, और आपको लगता है किसी के पास शेयर करना है तो शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।